नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में पिछले कई सारे टॉपिकों पर विशेष चर्चा किए थे, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नए विषय के संदर्भ में आधुनिक भारत के इतिहास के जो नए टॉपिक है उस पर विशेष चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन किए थे बंगाल का विभाजन। जैसा कि हमने देखा था कि भारत में एक राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। ठीक, जब देश में एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, गठन के बाद हमने देखा कि देश में दो विचारधाराओं का निर्माण हुआ। एक विचारधारा था उदारवादी और एक विचारधारा था उग्रवादी। चूंकि जो उदारवादी विचारधारा था वह देश के राष्ट्रीय आंदोलन का जो एक विस्तार है वह अपने अनुसार लोग चाह रहे थे, और जो उग्रवादी विचारधारा था वह राष्ट्रीय आंदोलन का जो विस्तार है वो अपने अनुसार चाह रहे थे। और इन्हीं उदारवादी और उग्रवादी, खास करके उदारवादी, तो चूंकि जो बंगाल का विभाजन हुआ वह विषय उग्रवादी को लेकर के है। ऐसा इसलिए चूंकि उदारवादी की जो विशेषता थी वह एक सीमित दायरा था। वह लोग संवैधानिक दायरे में रहकर कार्य करना चाहते थे, लेकिन जो उग्रवादी थे वह संवैधानिक दायरों से बाहर निकल करके काम करना चाहते थे। अब उस संवैधानिक दायरों में, जैसे देखिए, समझने की प्रावधान यह है, मान लिया जाए, चूंकि उदारवादी सोच रहे थे कि जो चाहे दादा भाई नौरोजी हो, फिरोज शाह मेहता हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, इन लोगों की जो विचारधाराएं थी ना वो पूरी तरीके से संवैधानिक दायरे में रहकर के कार्य करने का था। लेकिन उग्रवादियों ने पाया कि इनके जो संवैधानिक दायरे में कार्य करने की प्रणाली है, 1892 के अधिनियम के अलावा और कुछ मिला नहीं इनको। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको 1892 के परिषद अधिनियम के तहत बजट पर चर्चा करने एवं अन्य बहस करने का अधिकार तो दे दिया भारतीयों को। तो हमारी जो उदारवादी है ना, उनको लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे हम लोग की बात मान जाएगी, और अगर हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके कार्य करते हैं तो ऐसा संभव है। लेकिन उग्रवादी, जिनका नेतृत्व तिलक, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय, ऐसे लोग कर रहे थे, इनका विचारधारा यह था कि इससे काम नहीं होगा। और खास करके बाल गंगाधर तिलक तो कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था भी कह दी है। तो इसके पीछे कारण क्या था? इनकी उदारवादी नरमपंथी विचारधारा। तो इस बढ़ती हुई उग्रवादी विचारधारा को रोकने के लिए ही सरकार ने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। और उस बंगाल का विभाजन में क्या निकल कर आया? जो पूर्वी और पश्चिमी बंगाल है, क्योंकि ये एक संप्रदाय
जो एक संप्रदाय का विकास हो रहा है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रही है उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के लोग समाहित होकर के काम कर रहे हैं, और सरकार इसी चीज को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किया, जो 16 अक्टूबर 1905 से पूरी तरीके से प्रभावी हो गया। ये तो आपने इस बारे में चर्चा हुआ था। दूसरा पक्ष क्या है, इस बंगाल विभाजन के संदर्भ में ही एक स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। इस बंगाल विभाजन के ही विरोध में एक स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी का मतलब यहां क्या है? स्वदेशी का तात्पर्य यहां पे ये है कि जैसे स्वदेशी कॉलेज, स्वदेशी विद्यालय, स्वदेशी वस्तुएं, स्वदेशी कपड़े, यानी कि भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्यों का बहिष्कार किया जाए। जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्यों का बहिष्कार किया जाए। इस स्वदेशी आंदोलन में जो मुख्य भूमिका था ये यही था कि स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल किया जाए, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित जो भी चीजें हैं उसका बहिष्कार। यहां तक कि कपड़े की होलियां भी जलाई गई। और आप देखेंगे कि इस स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि बंगाल में महिलाएं अपने घर से निकल करके आंदोलनकारियों का साथ दी, परंतु अनंतः इस आंदोलन को दबाया जा सकता था और दबाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसके पीछे जो निहित कारण है ना, क्योंकि आप देखेंगे कि जो किसान हैं और जो जमींदार वगैरह हैं, और आप देखेंगे जो अन्य धार्मिक पक्ष जैसे कि मुस्लिम पक्ष से संबंधित, क्योंकि हकीकत यही है कि 1905 में जो फूट डालो राज करो की नीति थी ब्रिटिश सरकार की, ये विभाजन संप्रदाय के आधार पर ही था। इसके वजह से ये लोग इस आंदोलन में साथ नहीं दिए। खैर, किसान अलग विषय है, जमींदार अलग विषय है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष के उनके तबके के जो लोग थे वो भी साथ नहीं दिए, लेकिन महिलाओं की भूमिका इसमें थी। और एक कारण ये भी था क्योंकि उदारवादी चाह रहे थे कि इस आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखा जाए, लेकिन उग्रवादी चाह रहे थे कि इस आंदोलन का बड़े पैमाने पर प्रसार किया जाए, और अनंतः ये हुआ। और इसके संदर्भ में एक 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इसके संदर्भ में कि आंदोलन का कैसे प्रसार किया जाए, इसके संदर्भ में कांग्रेस का 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। अब इस अधिवेशन में जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे ना, उसमें उदारवादी और उग्रवादियों के बीच एक मतभेद बन गया। अब ये मतभेद धीरे धीरे एक बहुत बड़ी आकार का रूप धारण कर लिया है। लेकिन इस कलकत्ता अधिवेशन में जब मतभेद बढ़ता गया तो दादा भाई नौरोजी जो कि पारसी धर्म से संबंधित, पारसी समुदाय से संबंधित, तो इस प्रकार क्योंकि भारत में लोग इनको बहुत सम्मान के नजर से देखते थे, क्योंकि भारत के एक ऐसे अर्थशास्त्री
जिन्होंने सर्वप्रथम ये कहा था कि जो धन का बहिर्गमन का सिद्धांत है, उसमें इन्होंने ये बताया कि ब्रिटिश सरकार तो भारत से सिर्फ और सिर्फ धन का यहां से ले जाकर के, यानी कि खूब सारा निर्यात हो रहा, जिसका प्रतिफल कुछ भी नहीं है, जिसका जो प्रतिफल है वो कुछ भी नहीं है, भारत को इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है, भारत को इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार दादा भाई नौरोजी, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते थे, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते थे, लोगों ने इनको पसंद किया और इस प्रकार जो है ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए और इन्होंने ही सर्वप्रथम इस अधिवेशन में स्वराज की मांग की है। स्वराज, देखिए इनका विचारधारा दोनों से सम्मिलित है, चाहे उदारवादी हो चाहे उग्रवादी हो, इनकी जो विचारधाराएं हैं वो दोनों को लेकर के है, दोनों से जुड़ करके हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका स्वराज। अच्छा, इसके बाद जो मतभेद है वो बढ़ता चला गया और मतभेद बढ़ते 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 एक समय और आया। इसका जो अगला अधिवेशन 1907 में हुआ सूरत में, 1907 में सूरत में जो अधिवेशन हुआ, में जो सूरत में अधिवेशन हुआ है, इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच का जो मतभेद था पूरी तरीके से बाहर निकल कर आ गया और उदारवादी अलग हो गए कांग्रेस से और उग्रवादी अलग हो गए। इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने किया था। इसकी जो अध्यक्षता किया था सूरत का, वो रासबिहारी घोष ने किया। इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने किया, परंतु खैर उदारवादी विचारधारा से संबंधित ये भी थे। लेकिन देखिए इसमें जो कांग्रेस के अंदर सूरत में जो मतभेद होकर दोनों अलग हो गए, इसके और भी कारण है। वही स्वदेशी आंदोलन का, चूंकि उदारवादी चाह रहे थे इसको बड़े पैमाने पर ना फैलाया जाए, लेकिन उग्रवादी चाह रहे थे कि बड़े पैमाने पर फैलाया जाए, एक ये भी कारण है। दूसरा, जो ब्रिटिश सरकार है ना, जो ब्रिटिश सरकार था वो भी इस बात को लेकर, ठीक है, तो ये भी जो कारण है, तमाम सारे कारण हैं, ठीक है। आपने देखा 1907 में सूरत अधिवेशन रासबिहारी घोष ने किया, तो अनंतः दोनों में विभाजन हो गया। अब आगे हम देखते हैं आगे की कहानी क्या है। देखिए अब हम थोड़ा सा ब्रिटिश सरकार की बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश। अब ब्रिटिश सरकार इस बात को लेकर चिंता में था, ब्रिटिश सरकार इस बात को लेकर चिंता में था कि कैसे इस बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण को रोका जाए। क्योंकि देखिए यही उग्रवादी चरण बाद में एक क्रांतिकारी, एक जो है बाद में एक क्रांतिकारी आतंकवाद, अगर कहा जाए तो क्रांतिकारी आतंकवाद का रूप धारण कर लिए हैं कि ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि ऐसा था माहौल
जब देश की स्थिति ऐसी बन गई तो ऐसा माहौल था कि लोगों को क्रांतिकारी बनना पड़ा है। तो ये तो बात का विषय है। अब इसमें सरकार ने क्या किया? सरकार ने किया कि ऐसा करो कि इसको रोकने के लिए कोई उपाय किया जाए। इसके लिए सरकार ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। और ऐसा नहीं कि दिल्ली दरबार 1911 में हुआ। इस प्रकार सरकार ने क्या किया कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया, और यह दरबार का आयोजन 1911 में हुआ। यह पहली बार नहीं है, तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन है, तीसरी बार है। और चूंकि इससे पहले भी प्रथम बार लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था। प्रथम बार सरकार ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था 1887 में, और दूसरी बार जो है सरकार ने लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। तो 1887 में सर्वप्रथम जो है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था दिल्ली दरबार का आयोजन। उसके बाद सेकेंड बार जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, और तीसरी बार 1911 में दिल्ली दरबार हुआ। इस समय जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, इस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग थे, और इसमें इंग्लैंड की सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और उसमें वायसराय जो है, इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, और इंग्लैंड की सम्राट जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड की सम्राट जो है जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत का आयोजन किया गया। दिल्ली में स्वागत का आयोजन किया गया। और इसी दौरान जो है, चूंकि वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, इसी दौरान भारत में कुछ क्रांतिकारी हैं। जैसे आप देखेंगे कि वह रासबिहारी बोस हैं या सचिन सान्याल हैं। ऐसे कुछ जो लोग रहे हैं, जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग जो है दिल्ली की ओर अपने परिवार को लेकर आ रहे थे, तो अपने परिवार को लेकर ये दिल्ली में आ रहे थे, तो इनके जुलूस पर रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल औरों ने मिलकर के बम फेंक दिया था। और ये घटना जो है चांदनी चौक दिल्ली में हुआ था। प्रवेश के दौरान ऐसा हो गया था। हालांकि इसमें घायल हो गए, वायसराय जो है घायल हुए थे, जिसके वजह से सरकार ने फिर क्रांतिकारियों को पकड़ करके जेल किया। जेल के बाद फांसी करवा दिया गया। दिल्ली अपराध के तहत उस पर सजा हुआ और उनको फिर पुनः फांसी की सजा हो गई। तो प्रकरण यह है कि जो ये दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो बम फेंके गए थे, देखिए बम फेंकने का उद्देश्य था क्रांतिकारियों का, चाहे वो रासबिहारी घोष या सचिन सान्याल हो, इनका जो उद्देश्य था सरकार को सिर्फ डराना,
ऐसा नहीं था कि बम फेंक कर उद्देश्य था कि नहीं अब पूरी तरीके से वायसराय के ऊपर ऐसा कुछ कब्जा करना, सिर्फ डराना और धमकाना का उद्देश्य था इनका। लेकिन सरकार ने अनंतः इनको दरबार का आयोजन जब खत्म हुआ तो सरकार इनको पकड़कर जेल भेज करके पुनः इन्हें फांसी की सजा दिया गया। चाहे वह रास बिहारी घोष हुए, चाहे सचिन सन्याल हुए, इन्हें सरकार के द्वारा फांसी की सजा दी गई है। तो जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ ना, उसके कुछ निहितार्थ हैं, कुछ विशेषताएं हैं। चूंकि इसमें जो सरकार ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था, उस विभाजन को रद्द कर दिया गया। उस विभाजन को रद्द कर दिया गया और विभाजन को रद्द करने के साथ साथ सरकार ने उड़ीसा और बिहार, उड़ीसा और बिहार जो है, उड़ीसा और बिहार नामक अलग से प्रांत का निर्माण किया, बंगाल से अलग। बंगाल से अलग जो है एक उड़ीसा और बिहार जैसे प्रांतों का निर्माण किया गया और ये जो है बंगाल का विभाजन रद्द हो गया। तो ये जो सरकार का उद्देश्य था दिल्ली दरबार कराने का, इसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो बढ़ती हुई उग्रवादी विचारधारा है, जो देश में एक उग्रवादी विचारधारा जो धीरे धीरे एक क्रांतिकारियों का रूप ले रहे हैं, उनके इस आवेश को रोकना, ताकि देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो बरकरार रहे। तो इस बात को आप समझ रहे हैं। सरकार ने बंगाल विभाजन का रद्द कर दिया, ये चीज आप समझ गए। अच्छा, उसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ अब देखिए देश का ऐसा माहौल है ना, अब इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ घटनाएं घटता है। अब हमारे इतिहास में दो पक्ष हैं। अब इतिहास में, अब इस आधुनिक इतिहास में दो पक्ष हैं। आधुनिक इतिहास में दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है कि अंतर्राष्ट्रीय घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध का घटना, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। अब ये मामला ये है कि जैसे कि ऑस्ट्रिया जो है, जैसे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो आपका ब्रिटेन है, उसी से लगे हुए सीमा से एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया, जिसकी वर्तमान में राजधानी वियना है। यहां राजनीतिक संकट आ गया। अब राजनीतिक संकट आने की वजह से यहां पे उत्तराधिकार का समस्या हुआ, यहां पे उत्तराधिकार से संबंधित समस्या हुआ। और इस उत्तराधिकार की लड़ाई बढ़ते बढ़ते, पता है आपको, कर्नाटक युद्ध में भी देखने को मिला था। तो इसके वजह से एक समय ऐसा आया कि यहाँ पे दो गुटों का निर्माण हो गया। जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली एक गुट बन गए। ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली एक साथ हो गए। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रिया है, हंगरी है और उसमें जर्मनी भी है, एक साथ हो गए। और ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग एक साथ हो गए। ठीक है, तो इसमें देखने की क्या जरूरत है, इसमें गुट का निर्माण हो गया। इसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध में गुट का, इसमें जो है गुट का निर्माण हुआ था। क्यों? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के कारण, उत्तराधिकार युद्ध के कारण। अब इसमें जो एक गुट बना, जैसे जर्मनी है,
ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, एवं इटली भी है, इटली भी है। एक गुट में तो ये लोग आ गए। एक गुट में आप देखेंगे कि ब्रिटेन है, फ्रांस है और हंगरी है। अब इन लोगों के बीच एक युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है कि जो कि विश्व इतिहास का एक टॉपिक है, उस पर अच्छे से चर्चा किया जाएगा। लेकिन इस युद्ध का इम्पैक्ट क्या है? इस युद्ध का इम्पैक्ट, प्रभाव यह है कि जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग थे, उन लोगों ने इस लाभ, इस मौके का फायदा उठाना चाहा कि अब ब्रिटेन जो है मुश्किल में है, मुश्किल हालात में है, और उसके ऊपर दबाव डाल करके काम किया जाए। और सरकार के ऊपर जब दबाव पड़ेगा तो हो सकता है सरकार हम की बात माने और स्वशासन के दिशा में कुछ कार्य करे। इसके लिए कुछ देश में कुछ आंदोलन और कुछ संस्थाओं का निर्माण हुआ, जैसे बात कर सकते हैं गदर आंदोलन। गदर आंदोलन, देखिए गदर आंदोलन के द्वारा ही गदर नामक पत्रिका का भी, गदर नामक पत्रिका जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका है, कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका है, उसका शुरुआत भी गदर आंदोलन के द्वारा ही हुआ था। और इसका जो कार्यालय है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में खोला गया है। इसका कार्यालय जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में खोला गया है। नगर में खोला गया, ठीक है, नगर में खोला गया है, सैन फ्रांसिस्को नगर में खोला गया, जिसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, ठीक है, जिसके संस्थापक जो है, संस्थापक लाला हरदयाल थे। कौन थे? संस्थापक, संस्थापक थे, ठीक है। लाला हरदयाल जो है वह संस्थापक रहे हैं, ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं। लाला हरदयाल जो है संस्थापक रहे हैं। इनका जो आंदोलन करने का जो एक उद्देश्य था ना, देखिए भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए ये लोग, अन्य जो राष्ट्र हैं जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में चूंकि जो ब्रिटेन के अपोजिट है, मतलब जो उनके दुश्मन माने जाते हैं ऐसे देश, कि चूंकि अमेरिका ब्रिटेन के द्वारा ही स्वतंत्रता पा चुका था, तो ये लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना जो है अन्य देशों से एक सहानुभूति और उनका सहयोग लिया जाए। इस आधार पर इन्होंने किया, और इनका जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने का जो प्रयोग रहा ना, वो इन्होंने ब्रिटेन से गुरिल्ला युद्ध पद्धति पर लड़ाई किया था। गुरिल्ला युद्ध पद्धति, जैसे लोगों को क्रांतिकारी बना करके युद्ध करना, ब्रिटेन सरकार के खिलाफ जो भी चीजें हैं, सरकारी खजाने लूटपाट है, तमाम सारी चीजें हैं इसमें। तो उस प्रकार से इन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए, आजादी दिलाने के लिए कार्य किया, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ भारत में आप देखेंगे कि जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के माध्यम से एक स्वशासन, गृह शासन आंदोलन की शुरुआत हुआ था, जिसे आप होम रूल आंदोलन कहते हैं, ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ एक गृह शासन आंदोलन,
गृह शासन आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के माध्यम से, जो कि इनका जो माध्यम था वो आयरलैंड के तर्ज पे था। जो आयरलैंड में स्वराज के लिए, स्वशासन के लिए जो आंदोलन हुआ था, ठीक उसी प्रकार इनका भी जो विशेषताएं हैं उसी तर्ज पे हुआ था। इन्होंने किया क्या, जैसे तिलक जी हैं तो इनका क्षेत्र रहा महाराष्ट्र वगैरह, अपने क्षेत्र में लोगों को स्वशासन हेतु जागरूक करना, लोगों को स्वशासन के क्षेत्र में बताना, और उसके साथ साथ इन्होंने कुछ अपने विशेष पत्र एवं पत्रिकाओं के माध्यम से भी कार्य किए। जैसे तिलक जी ने मराठा व केसरी का संपादन किया, जो इनकी पत्रिकाएं हैं। इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, लोगों में राष्ट्रीयता भरने का प्रयास किया। बाद में सरकार ने इनको पकड़ करके जेल भी भिजवा दिया है और ये लगभग 6 वर्ष की कारावास भी गुजारे हैं। तो इस प्रकार मराठा और केसरी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक जी ने देश में राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों में एक राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका, राष्ट्रीय विचारधारा कैसे किया जाए, इसके लिए इन्होंने अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी कार्य किया। ठीक उसी प्रकार एनी बेसेंट ने भी कुछ अपने पत्र पत्रिकाओं, जैसे कि इनका जो कार्य क्षेत्र रहा एनी बेसेंट का, वो मद्रास जो क्षेत्र था दक्षिण भारत के एरिए में, ऐसे क्षेत्र इनके रहे हैं जहां पे ये अपना राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे लोगों को स्वशासन की दिशा की ओर लाया जा सकता है, स्वशासन की दिशा की ओर लाया जा सकता है, इस पे इन्होंने कार्य किया। एनी बेसेंट, इन्होंने भी न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नामक पत्र के माध्यम से, कॉमनवेल्थ नामक पत्र के माध्यम से न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ पत्र के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे भूमिका अदा करना है, लोगों को, यानी लोगों के अंदर क्या जन जागरूकता होना चाहिए राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, लोगों के अंदर भरने का प्रयास की। इसके साथ साथ आपको पता है कि देश में एक पक्ष, ये तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे है, एक पक्ष और है कि देश में 1907 के बाद जो है ना, कांग्रेस से जो उदारवादी का प्रभाव तो अभी भी कांग्रेस के ऊपर है, लेकिन जो उग्रवादी थे वो अलग हो चुके थे। अब एनी बेसेंट और तिलक जी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उग्रवादी का नेतृत्व तो तिलक जी ही कर रहे थे। तो इनकी भूमिका यह थी कि दोनों को एक किया जाए। इसके लिए 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ ना कि इस अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता किया था। और इसी अधिवेशन में, चूंकि देखिए दो पक्ष हैं, एक तो कांग्रेस में मतभेद हो गया, दोनों अलग हो चुके हैं सूरत अधिवेशन में, और एक पक्ष और है कि जो मुस्लिम लीग है, जिसकी स्थापना 1906 में आगा खां के नेतृत्व में हुआ था, जिसका मुख्य कारण था 1905 का बंगाल विभाजन।
मुस्लिम लीग की स्थापना का। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि इस अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग और जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, जो उग्रपंथी थे, इन दोनों को जो है कांग्रेस में पुनः लाया गया। और यह लाने का कार्य जो है एनी बेसेंट और तिलक का रहा है, मुख्य रोल इन्हीं लोगों का रहा है। इस प्रकार हम लोग इतिहास की, जो आधुनिक भारत के इतिहास की जो कहानी है, उसको हम लोग यहां तक अब पहुंच चुके हैं कि अब इस राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए महान व्यक्ति का प्रवेश होता है, जो महात्मा गांधी जी हैं। क्योंकि अब इसके आगे की जो बागडोर है, 1916 के बाद आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वो आते हैं और यहीं से उनकी भूमिका धीरे धीरे, उनकी भूमिका की शुरुआत हो जाती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की क्या भूमिका है, क्या आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी का क्या योगदान है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद। दाब दिया।